हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है प्रतिरोध एवं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध का मतलब जो विद्युत धारा बह रही है परिपथ में, उसके पथ में आने वाली बाधा, उसे कहेंगे प्रतिरोध। प्रति यानी किसी के एंटी, रोध यानी विरोध करना, उसका सामना करना, उसको रोकना। ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब क्या है? ये आवेश जो प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश के प्रवाह की जो दिशा है, उस दिशा में या उनके बहने में क्या करना, बाधा उत्पन्न करना, वो कहलाता है प्रतिरोध। अब देखो इसके आगे कि प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध जो ये आर पड़ा है, ये किन किन बातों पे निर्भर करेगा। विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा आएगी वो किन किन बातों पे निर्भर करेगी। तो बहुत ही इसको ऐसे समझ के समझेंगे कि मतलब जो बाधा आ रही है वो किन किन बातों पे निर्भर कर सकती है। तो सबसे पहले जो चालक तार की लंबाई, चालक तार ले लेते हैं अपन कि चालक तार की कितनी लंबाई है, चालक तार की मोटाई क्या है, चालक तार किस पदार्थ का बना है, पदार्थ जैसे लोहे का है, तांबे का है, ठीक है, कौन सा पदार्थ है, और इस चालक का टेम्परेचर, ताप क्या है। ये चार फैक्टर हैं जो आर के मान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या आर का मान इन बातों पर निर्भर या इन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फिर एक एक करके सारे पढ़ते समझते। देखो पहला पढ़ते हैं अपन तार की लंबाई पर, है ना। तो तार की लंबाई को कि ये क्या है, समानुपाती है। मतलब जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी तो आर का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, विद्युत परिपथ की जैसे लंबाई बढ़ती है ना, तो आर का मान क्या होता है, बढ़ता है। वहां पे विद्युत धारा में बाधा आने की संभावनाएं क्या होती हैं, ज़्यादा होती है। जैसे अपन ज़्यादा दूर चलते हैं तो अपन ज़्यादा थकते हैं, है ना, ऐसे। तो ये हो गया, अर्थात लंबाई बढ़ने पर आर का क्या है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और लंबाई घटने में प्रतिरोध का मान भी घटता है। ठीक है, तो अन्य भौतिक जो अवस्थाएं है ना, जो अपन ने ओम के नियम में देखी थी, वो की होगी पदार्थ की प्रकृति, तार की मोटाई, ये क्या होनी चाहिए, जैसे लंबाई के संदर्भ में पढ़ रही है तो अन्य जो फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, अपने स्थिर होने चाहिए, उनको चेंज नहीं करना है। केवल लंबाई को चेंज कर करके आपको देखना है कि यहाँ प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। ठीक है ना। तो विद्युत धारा की परिभाषा से ही इसकी एक दो परिभाषा और बन जाती हैं। चाहे इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कह देंगे, या जो आवेश क्या है, आवेश अपने आप में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, आवेश का मतलब क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो यहाँ से वहाँ गति कर रही है, उसी को अपन आवेश की संख्या देते हैं ना। तो आवेश अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक में गति करते हैं धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं, तो चालक के जो अणु और परमाणु और आयन, ठीक है, आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि कोई भी चालक तार है तो चालक तार के अंदर किससे मिलके बना हुआ है, वो परमाणु, परमाणु से छोटी इकाई है, परमाणु परमाणु मिलने से अणु बनता है। तो वो जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वो तो बन जाते हैं आयन। ठीक है, बाकी जैसे ये इसका परमाणु है, परमाणु परमाणु से जो मिलके इकाई बन गई उसको बोलेंगे अणु। तो ये सब मतलब कुछ पदार्थ के अणु, कुछ आयन और कुछ परमाणु, ये सब क्या करते हैं, जो आवेश बह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उनकी गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उस बाधा को क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। जैसे अपन यहाँ पे प्रयोग के अंदर यदि तांबे का तार लेते हैं तो वो तांबे का तार ही रहेगा, है ना। जब तक हम प्रेक्षण कर रहे हैं, तांबे का तार ले लिया, उसकी निश्चित मोटाई ले ली। अब वो क्या करेंगे, उसकी लंबाई बढ़ाते कम करते चेंज करते जाएंगे। जैसे 1 मीटर तार लिया, फिर 2 मीटर ले लिया, फिर 3 मीटर ले लिया। तो यहाँ जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ाई तो वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ा। ठीक है, अब क्या करना है, इस समानुपाती का जो चिन्ह होता है उसमें अपन इन दोनों राशियों में क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या आएगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी प्रतिरोध और आर के, प्रतिरोध और लंबाई के बीच में, चाल तार की लंबाई। आगे देखो दूसरा है अपना, देखो ये जैसे पदार्थ प्रकृति तार की मोटाई आदि स्थिर रही होनी चाहिए, और प्रतिरोध आर और लंबाई एल के मध्य ग्राफ के जब क्या प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो इनके मध्य के समानुपाती संबंध को बताती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
तो इसमें क्या संबंध होता है कि तार जितना मोटा होगा, चालक तार जितना मोटा होगा तो उसमें उतने ही ज़्यादा मात्रा में आवेशों का प्रवाह होगा। ठीक है, जैसे कि अपना जो पानी वाला पाइप होता है, अगर मोटा पाइप है तो उसमें पानी क्या होता है, एकदम प्रेशर से आता है और ज़्यादा मात्रा में आता है। तो वहाँ पे जो पाइप में जो मतलब डार्ट आने की या पाइप के ब्लॉक होने की संभावना क्या होती है, कम होगी ना, क्योंकि पाइप क्या है, पाइप का व्यास ज़्यादा है, पाइप ज़्यादा मोटा है, तो ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा तो वहाँ प्रेशर बनेगा और प्रेशर से वो जो है, जो बाधा है वो वहाँ पे रह नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी, है ना। तो वैसे ही तार की मोटाई ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है, आवेशों का प्रवाह एकदम क्या होता है, आसानी से होता है, कोई बाधा नहीं आती या बहुत ही कम आती है। और तार जितना पतला होगा, तार की मोटाई जितनी कम होगी, वहाँ पे आवेशों के प्रभाव में बाधा उतनी ही अधिक आएगी। तो ये संबंध कौन सा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का। देखो आप क्या लिखोगे कि जैसे एक ही पदार्थ के समान लंबाई की अलग अलग मोटाई के तारों का प्रतिरोध ज्ञात करने पर, है ना। तो जैसे अपन को क्या क्या बोल रहा है कि इस प्रयोग में क्या करते हैं, इसको समझने के लिए क्या क्या देखना है कि पदार्थ एक ही रहना चाहिए, एक ही पदार्थ की अपन ने समान लंबाई की, है ना। जैसे कि तांबे का तार लिया है, 3 तार ले लिए, तीनों 1-1 मीटर के हैं और तीनों ही तांबे के हैं, लेकिन एक थोड़ा कम मोटा है, फिर दूसरा उससे मोटा, फिर तीसरा उससे भी ज़्यादा मोटा तार ले लिया। ठीक है, अब इनका अपन प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो इस तार में सबसे अधिक प्रतिरोध होगा, विद्युत धारा सबसे कम बहेगी, और इसमें थोड़ा प्रतिरोध पहले की तुलना में कम होगा और विद्युत धारा थोड़ी ज़्यादा बहेगी। यहाँ विद्युत धारा I का मान तो सर्वाधिक होगा और R का मान सबसे कम होगा। तो ये कौन सा संबंध आ गया, व्युत्क्रमानुपाती का। अब तार की मोटाई को लिखते हैं ए से, मतलब एरिया, क्षेत्रफल। तार की मोटाई को अपन ऐसे समझेंगे, इसको अपन ऐसे काटेंगे तो इस काट को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ऐसे सब्जी की कटिंग करते हैं, स्लाइस काटते हैं सलाद में, तो वैसे अब इसका एक वृत्त प्राप्त हो गया, उस वृत्त को अपन मतलब इसे अपन तार की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पूरा एरिया कितना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे उसको एरिया मतलब क्षेत्रफल से लिख देंगे मोटाई को। तो यहाँ अपन क्या इक्वेशन बनाएंगे कि आर समानुपाती 1/I, ए, आर समानुपाती 1/A। ठीक है, बोला ऐसे जाएगा इसको, तो 1/A का मतलब क्या हो गया, ये इसकी व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ए का मान बढ़ेगा तो आर का मान कम होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे आर और ए के बीच का ग्राफ, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के बीच में ग्राफ बनाओगे, तो अगर आप आर और ओनली ए लिखते हो तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है, ये ऐसे गिरावट का ग्राफ, सीधी रेखा है लेकिन इसको बोलेंगे अपन डिक्लाइन ग्राफ। ठीक है ना, गिरावट का ग्राफ है, किसमें जैसे जैसे ए का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आर का मान क्या है, घटता जा रहा है। ठीक है ना, आर का मान नीचे की तरफ काउंट करेंगे तो आर का मान क्या होता है, घटता जा रहा है। और अगर अपन को आर और 1/A के बीच में ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो वही अपन को मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती हुई सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब आगे है देखो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा फैक्टर है, ये तीसरा कारक है, वो क्या है, टेम्परेचर या ताप। कि प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करता है, जैसे जैसे मतलब ताप का मान बढ़ता है या कम होता है तो उसका प्रतिरोध पे क्या है, प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, तो इसके लिए आपको क्या समझना है कि टेम्परेचर जो है, इसके लिए एक निश्चित रूल नहीं है, इसके लिए अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग तथ्य या अलग अलग फैक्टर लागू हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड है। तो प्रकृति में खूब सारी धातुएं पाई जाती हैं, अर्ध धातुएं पाई जाती हैं, जो विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे मोटे मोटे 2-3 पॉइंट देखने हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो जैसे धातुओं के 2-4 के नाम दे रखे पहले पॉइंट में, कि अपन क्या बताएंगे कि ताप का जो प्रभाव है वो अलग अलग धातुओं पे अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी प्रकृति
अलग अलग होती है। फिर भी अपन टेम्परेचर के लिए बता सकते हैं कि कुछ धातुएं तो ऐसी हैं, कुछ धातुओं का ग्रुप बना दिया कि कुछ धातुएं तो ऐसी हैं जिनका अगर ताप बढ़ाएं, है ना, तो उनकी उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तार का तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब देखो इसी में दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, उपधातु के लिए बन रहा है कि कुछ उपधातुएं, सभी उपधातु नहीं, कुछ उपधातु, जैसे कि नाम याद रखोगे आप, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसका प्रतीक ऐसा ही है, इसका प्रतीक J है जर्मेनियम का। तो ये उपधातु जो है इन पे प्रतिरोध का मान जो है ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है इनका, कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, याद रखना। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, मतलब ताप बढ़ा देंगे तो ये इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, मतलब अच्छी सुचालक बन जाती है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरोध घट गया तो विद्युत धारा इसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो ये अच्छी सुचालक हो गई कब, जब इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो उच्च ताप पे जो अर्ध धातुएं हैं या उपधातुएं हैं वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। फिर अगला पॉइंट है कि कुछ धातुओं में, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप कि कुछ धातुओं में ताप कम करने पर, है ना, बढ़ाने पर घटाने पर, तीसरा पॉइंट है कम करने पर एक निश्चित टेम्परेचर ऐसा आता है कि प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य होने का मतलब बाधा एकदम शून्य हो गई, तो विद्युत धारा के प्रवाह में मतलब कोई भी बाधा नहीं है, तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, 100% सर्वाधिक होगी, अतः उसको बोला जाता है अति चालक। मतलब वो धातुएं जिनका निश्चित टेम्परेचर पर प्रतिरोध 0 हो जाता है वो अति चालक का काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे कौन कौन सी धातुएं हैं ऐसी, एग्जाम्पल दे रखा है ओनली पारे का। ठीक है, कि पारे का प्रतिरोध कितने टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे। तो केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री, ये 3 अलग अलग पद्धति है, अलग अलग पैमाने हैं टेम्परेचर को मापने की। तो यहाँ पे केल्विन पद्धति में नाम मान दे रखा है। अब लास्ट फैक्टर है प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। मतलब प्रकृति में जो पदार्थ है, अभी अपन ने पढ़ा कि प्रकृति में जो पदार्थ हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, सबकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अभी जैसे फिर ताप के लिए अपन एक ग्रुप बना दे कि कुछ धातुओं पर ताप का प्रभाव क्या बढ़ता है, कि बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, कुछ का घट जाता है, तो वहाँ पे तो ग्रुप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सिंगल पदार्थ की बात कर रहे हैं, मतलब एक एक, जैसे कि यहाँ पे नाम ले लिया चांदी, तांबा, सोना। ठीक है, तो कहने का मतलब है पीछे जो 3 फैक्टर पर में पढ़ के आए हैं, कौन कौन से, लंबाई एल का और मोटाई ए का और अपन ने पढ़ा टेम्परेचर का। ठीक है, इन तीनों को अपन क्या कर दें, स्थिर कर दें। इन तीनों को स्थिर कर दें तो फिर अपन अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोध के मान को ज्ञात करें प्रयोग के द्वारा, तो फिर भी वो क्या आता है, डिफरेंट आता है, अलग अलग आता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि प्रतिरोध और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, जो अंतर आता है, मतलब एक समान प्रतिरोध नहीं आता, चाहे थोड़ा बहुत कितना भी अंतर हो, सब में क्या आता है, अंतर आता है। कहने का मतलब प्रत्येक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पदार्थ का मीन्स यहाँ पे हो गया धातु और उपधातु जो विद्युत की सुचालक होती है। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में या सिलेबस में दे रखा है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि इन 4 धातुओं में प्रतिरोध कम बढ़ते क्रम को लिखिए या विद्युत धारा के बढ़ते क्रम को लिखिए, मतलब किसमें सबसे अधिक विद्युत धारा बह रही है, किसमें सबसे कम बह रही है, उसके हिसाब से ये क्रम पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन आता है, तो देखो इसको समझो आप, कि जैसे कि 4 धातु ले ली, कौन कौन सी ले ली, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। इनके प्रतीक आपको पता होंगे। चांदी को बोला जाता है लैटिन भाषा में अर्जेंटम, अर्जेंटम, तो इसका प्रतीक हो गया Ag। तांबे का बोला जाता है कॉपर, तो इसका हो गया Cu प्रतीक होता है। और सोने का बोला जाता है ओरम, तो इसका Au प्रतीक होता है। और एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, तो इसका Al प्रतीक होता है। ठीक है, तो अब इनके चारों में अपन को क्या समझना है, प्रतिरोध के क्रम को समझना है। तो अपन ने ये तीनों अवस्थाएं या तीनों कारक कौन कौन सी, लंबाई का और मोटाई का और टेम्परेचर का स्थिर कर लिया। जैसे कि समान, इसमें लिखा है आपने कि समान लंबाई के और समान मोटाई के, ठीक है ना, जैसे समान एक समान अनुप्रस्थ काट के वाले चालक तार लिए, तो भी क्या पाया अपन ने, कि प्रतिरोध अलग अलग आता है। जैसे कि इन चारों की तुलना करेंगे तो बताएंगे कि सबसे अधिक प्रतिरोध आया है एल्यूमिनियम में।
ठीक है। तो प्रतिरोध के क्रम से पूछा जाएगा, इनका सबसे अधिक तो पैसा से पहले आ जाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद किसका है, एल्यूमिनियम के बाद में है सोने का, सोने के बाद में तांबे का, तांबे के बाद में चांदी का। तो सबसे कम प्रतिरोध है चांदी का यहाँ पे। तो प्रतिरोध के मान के आधार पर इन चारों का धातुओं का अवरोही क्रम, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम मतलब सबसे घटता क्रम जो सबसे अधिक है वो सबसे पहले आएगा। तो घटते क्रम में आ गया सबसे पहले एल्यूमिनियम, प्रतिरोध सबसे अधिक किसका आया है, एल्यूमिनियम का आया, उसके बाद में गोल्ड का, उसके बाद में तांबे का, उसके बाद में चांदी का। तो चालकता तो अपन ने पढ़ा ओम के नियम के हिसाब से कि R/V/I आया, आर की जो उनका जो फार्मूला है वो है अपना R = V/I। तो आर और आई में संबंध कैसा हो गया, युद्ध कर्मानुपाती का, मतलब आर का मान बढ़ा तो आई का मान घटेगा। तो यहाँ आर का मान सबसे अधिक किस में आया है, एल्यूमिनियम में। तो सबसे कम आई या विद्युत धारा का मान किसका होगा, एल्यूमिनियम का। ठीक है। और सबसे अधिक चांदी का सबसे कम चांदी का प्रतिरोध है। तो सबसे अधिक यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होगा, चांदी में। तो इसको बोला जाए, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह बोल दो या बोल दो चालकता। ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि चालकता के हिसाब से इनका अवरोही क्रम लिखिए, तो आप इसका उल्टा कर दोगे। ठीक है। तो क्या लिखोगे, चाहे तो आप धातुओं का नाम लिख के लिख दो या आई का सिंबल लगा के लिख दो कि आई जो है सबसे अधिक प्रभावित होगी अर्जेंटम में, चांदी में, फिर उसके बाद में कॉपर में, और उसके बाद में गोल्ड में, सबसे कम विद्युत धारा का प्रभाव होगा एल्यूमिनियम में। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम। यदि आरोही क्रम पूछा जाए तो ये भी उल्टा हो जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा। ये अभी अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, और आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। सबसे पहले जो सबसे कम है उसको लिखा जाएगा, फिर आगे उसे अधिक वाला आएगा। तो ठीक है, ये था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आगे के वीडियो में अपन देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, उसको समझेंगे। तब तक पीछे की वीडियो को आप दौरान कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।